Hello student, in our today's topic is glorious revolution. So in our last lecture we will discuss about the Renaissance. Renaissance क्या था, Renaissance क्यों आया, 14th सेंचुरी से उसमें फिर उसके बाद क्या चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ. सो वो सब कुछ हमने रेनेसांस एक मॉडर्न पीरियड की स्टार्टिंग थी. फिर आता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन. ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मीन्स व्हाट? रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति. किसकी क्रांति? यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ब्रिटेन की और इंग्लैंड के बारे में बोला है. आप लोगों को शायद इंग्लैंड के रिवॉल्यूशन के बारे में कभी भी पूछे कि इंग्लैंड रिवॉल्यूशन, आगे भी हम लोग देखेंगे कि दैट अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पर ये जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है उसको हम इंग्लैंड का रिवॉल्यूशन भी हम लोग बोल सकते हैं. वाई इट इज़ कॉल्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड? बिकॉज ये सब कुछ जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था. उस टाइम ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्री लोकेटेड है? लाइक स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, ठीक है, फिर यूके है, नॉर्थन आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है. तो ये सभी जो कंट्री है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ब्रिटेन में लोकेटेड है. ब्रिटेन में इन द ईयर ऑफ 1200 किंग जॉन, वहाँ पे हम लोगों ने आगे देखा था कि उसने मैग्ना कार्टा साइन किया था, ठीक है. फिर 1265 उसके बाद जो पार्लियामेंट एस्टाब्लिश हुई मैग्ना कार्टा के बाद, वहाँ पे उस टाइम चार्ल्स वन थे. तो ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो था उस टाइम जो है किंग जेम्स टू थे. पर किंग जेम्स टू क्यों बने किंग? ठीक है, बिकॉज उसमें क्या था, उस ड्यूरेशन में प्लेग था, ठीक है. जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है वैसे ही एक प्लेग था. तो प्लेग का कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलता था, बहुत इंसान मरते ही जा रहे थे. तो प्लेग वायरस था. तो उस टाइम जो चार्ल्स वन थे, ये किंग जॉन है, वो चार्ल्स टू जो है उसके ब्रदर है ये जेम्स टू, ठीक है. ये किंग जेम्स टू जो है वो चार्ल्स टू के ब्रदर है, कजिन ब्रदर है. तो उस टाइम जब पार्लियामेंट थी तो क्योंकि किंग जेम्स टू ये रिवॉल्यूशन लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो एक कैथलिक था, ठीक है. पहले उसमें चार्ल्स थे तो वो चार्ल्स ऐसा बोलता था कि चलो अभी हमने मैग्ना कार्टा साइन कर दिया, जो भी है जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो अपनी जगह पे, पर हमें तो टैक्स चाहिए ही चाहिए. बट जो उस टाइम दो चीज़ थी, एक थी प्रोटेस्टेंट, ठीक है, और कैथलिक मीन्स जो भी क्रिश्चियन लोग हैं, ठीक है, तो वो उस टाइम कैथलिक कहलाते थे. और प्रोटेस्टेंट मीन्स ऐसे लोग जिसको ऐसे बोलते थे कि हाँ रिलीजन में मानो, पर ऐसा नहीं है कि सपोज बाइबल कुरान जो भी है उसको मानो, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मानो. सभी को फ्रीडम दो, एवरीवन हैज़ अ ऑन राइट टू वोट, और सभी को वोटिंग राइट. पहले क्या था कि वोटिंग राइट, मैंने आगे बोला था कि लिमिटेड पर्सन के पास ही वोटिंग राइट था. बट यहाँ पे जो प्रोटेस्टेंट थे, एक था रॉयलिस्ट, पर रॉयलिस्ट उसे कहते हैं जो किंग के आसपास जो लोग थे और किंग की तरफदारी करते थे उसे कहते थे रॉयलिस्ट. और प्रोटेस्टेंट मीन्स पार्लियामेंट. तो ये जो चीज़ है आप फर्स्ट पेज में वही देख सकते हो कि ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का टाइम ड्यूरेशन, उसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें कुछ खून खराबा नहीं हुआ था, कोई वॉर नहीं हुआ था. ये सब कुछ है ना, सिविल वॉर हुआ था उसके बाद की बात है. तो इसमें कुछ वॉर नहीं हुआ था, किसी का खून नहीं हुआ था, किसी को नहीं मारा गया था, नहीं कुछ भी हुआ था, इसलिए उसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है. वो 1688 टू 1689 के बीच में हुआ था. इट इन्वॉल्व्स द ओवरथ्रो ऑफ कैथोलिक किंग जेम्स टू, who was replaced by his Protestant daughter Mary and her Dutch husband William of Orange. ये जो उसकी डॉटर है उसका नाम था मैरी, और उसके हस्बैंड जो थे वो डच के थे और उसका नाम था विलियम ऑफ ऑरेंज. तो वो दोनों जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे, क्योंकि वो कैथलिक थे, पर वो ऐसा नहीं है कि कैथलिक पे ही मानो, पर वो प्रोटेस्टेंट थे कि सब कुछ मानो. तो ये जो थी उसमें मेन थिंग वही थी कि पार्लियामेंट जो भी है उसको भी एक पावर होना चाहिए. कोई भी मोनार्की हम लोग कहते हैं, जहाँ के किंग को ही सब कुछ राइट मिलता है, किंग ही सब कुछ अपना देश चलाए. तो ये जो थी वो मोनार्की एंड प्लांटिंग सीड्स फॉर द बिगनिंग ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थी उसकी स्टार्टिंग थी.
उसके बाद हम लोग देखते हैं अभी हमने आगे देख लिया कि सपोज किंग जॉन टू थे, वो इंग्लैंड में 1685 में आए थे। अभी सब लोगों को लग रहा था ये तो बुढ़ा है, क्या कर लेगा, ठीक है। फिर उसने अपना खुद का चलाया, उसने फ्रीडम भी दे दी थी वैसे तो, वर्शिप फॉर कैथलिक एंड अपॉइंटेड कैथलिक ऑफिसर टू देयर आर्मी में भी जो भी ऑफिसर को अपॉइंट करता था तो वो कैथलिक को ही अपॉइंट करता था। तो ये सब कुछ क्या था, ये मोनार्की थी। और दूसरी जो पार्लियामेंट थी उसको ये सब कुछ नहीं पसंद था कि क्यों ये सब कुछ एक इश्यू क्रिएट करता था, क्योंकि हमने मैग्ना कार्टा में ऐसा हमने रिजोल्यूशन पास किया था कि पार्लियामेंट हो या किंग हो दोनों को इक्वल राइट ही होने चाहिए। पर यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पे कैथलिक आ गया था, जो किंग था वो कैथलिक आ गया था, तो डेफिनेटली यहाँ पे इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होने लगे थे। चार्ल्स टू तक सही था, पर जब से किंग जॉन टू आया, ठीक है, किंग जेम्स टू, सॉरी दैट माई मिस्टेक, सो किंग जेम्स टू जब से आया तो तब से ये सब कुछ हुआ। फिर लेटर दैट ईयर द किंग फॉर्मली डिसॉल्व हिज पार्लियामेंट एंड अटेम्प्ट टू क्रिएट अ न्यू पार्लियामेंट दैट वुड सपोर्ट हिम अनकंडीशनली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लेटर उसके बाद क्या हुआ था कि किंग ने एक पार्लियामेंट स्टार्ट की और सपोर्ट हिम टू अनकंडीशनली। I hope so you all are clear. Next one is James' daughter Mary, a Protestant, was the rightful heir to throne until 1688 when James had a son, James Francis Edward Stuart, whom he announced would be raised Catholic. क्या था कि जो भी किंग था उसका जो सन था वही किंग बनेगा। किंग की जो भी पार्लियामेंट उसको चलाने के लिए, अभी किंग जेम्स टू जो था तो सबको लगता था कि चलो अभी प्रोटेस्टेंट को क्या चाहिए था, उसको राइट चाहिए था कि कैथलिक जो भी हो, अभी टैक्सेस बढ़ जाता है, अभी पैसे भी नहीं है, प्लेग फैला हुआ है पूरी जगह पे, तो ऑब्वियसली सभी के पास पैसे तो ज़्यादा थे नहीं, और टैक्सेस भी एक साइड किंग ऐसा बोलता था कि टैक्सेस तो पे करने ही पड़ेंगे। पर सबको ऐसे शांति क्यों हुई, क्योंकि किंग जेम्स जो था, किंग जेम्स टू, तो वो एजेड था। फिर किंग जॉन की जो दूसरी, किंग जेम्स की जो दूसरी पत्नी थी, उसने फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट, ये उसके बेटे का नाम है, तो उसने उस सन का बर्थ हुआ, उसकी दूसरी पत्नी ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया। तो वहाँ पे उसने अनाउंस कर दिया, किंग ने, किसने, किंग जेम्स ने अनाउंस कर दिया कि अभी न्यू किंग, मेरे बाद भी जो अगर नया किंग बनेगा वो भी एक कैथलिक ही होगा। अभी प्रोटेस्टेंट को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया कि एक तो टैक्सेस ऑलरेडी है और कैथलिक हम पे राज करते जा रहे, और नुकसान किसको होगा कि जो बॉटम लेवल के लोग हैं, जो आम आदमी है, उन लोगों को प्रॉब्लम होगी। अभी उसने तो अनाउंस कर दिया कि मेरा बेटा जो है जेम्स का जो बेटा है, क्या नाम था उसका, फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट, वही किंग बनेगा। अभी किंग के बाद उसका सन ही किंग बनता था, पहले अच्छा था कि चलो डॉटर थी, पर अब तो उसने तो अनाउंस कर दिया। फिर आ गया प्रॉब्लम। अभी किंग जॉन किंग जेम्स जो था, किंग जेम्स टू, तो उसकी डॉटर थी प्रोटेस्टेंट, और उसका हमने आगे उसके हस्बैंड का नाम हम लोगों ने देख लिया था, विलियम ऑफ ऑरेंज। अभी जो प्रोटेस्टेंट थे, पार्लियामेंट्री लोग थे, तो वो लोग किसको मिले, विलियम ऑफ ऑरेंज को, और जो क्वीन थी, सॉरी क्वीन बाद में बने, पर उससे पहले जो किंग थी उसकी बेटी, उसकी जो डॉटर थी, उसको मिले हैरी को कि आप उसके अगेंस्ट वॉर करो। तो विलियम ऑफ ऑरेंज किंग जेम्स के अगेंस्ट वॉर करने गया, उसको मारने के लिए गया। तो उससे पहले किंग जेम्स जो था वो भाग गया। कहाँ भाग गया, फ्रांस भाग गया, ठीक है, वहाँ से वो फ्रांस भाग गया और फिर वापस ही नहीं आया। फिर इन जनवरी 1689 को द न्यू फॉर्म्स कन्वीनिएंट पार्लियामेंट मेट आफ्टर सिग्निफिकेंट प्रेशर्स फ्रॉम William, Parliament agreed to a joint monarchy with Williams as a king and James' daughter Mary as a queen. फिर जनवरी 1689 को एक बिल ऑफ राइट के ऊपर उन दोनों की सिग्नेचर ली। किसकी सिग्नेचर ली, किंग जेम्स टू की डॉटर मैरी और उसके हस्बैंड जो थे विलियम ऑफ ऑरेंज, तो उन दोनों की साइन ली विलियम
एंड मैरी किंग। फिर वो जो साइन थी कि वो साइन जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट विच बिकम नाउन एज बिल ऑफ राइट, वो जो दोनों की साइन ली के किंग विलियम एज अ किंग एंड क्वीन एज अ मैरी, तो ये दोनों किंग और क्वीन बन गए और ये हुई बिल ऑफ राइट जो उन्होंने साइन की, वो जो डिक्लेरेशन दिया जिसमें, तो वो जो राइट थे, वो जो पेपर थे उसको बिल ऑफ राइट के अकॉर्डिंग टू जाना गया। और दिस डॉक्यूमेंट एक्नॉलेज सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग द राइट ऑफ रेगुलर पार्लियामेंट, फ्री इलेक्शन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। एडिशनली इट फॉरबिड मोनार्की फ्रॉम बीइंग कैथलिक। अभी कैथलिक का थोड़ा एंड आ गया और ये बिल ऑफ राइट थ्रू सभी को फ्रीडम मिलने लगी, पार्लियामेंट को भी खुद का राइट मिलने लगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मोनार्की जो है, किंग के बाद किंग ही उसका बेटा बनेगा, तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया। सो ये सब कुछ जो चीज़ हुई वहीं से स्टार्ट होता है द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, उसको ही हमने ग्लोरियस रिवॉल्यूशन नाम दिया है। तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इज समटाइम the bloodless revolution, although this description isn't entirely accurate. While there was a little bloodshed and violence in England, the revolution led to significant loss of life in Ireland and Scotland. Catholic historians typically refers to the Glorious Revolution as the Revolution of 1688, while Wing historians prefer the phrase Bloodless Revolution. The term Glorious Revolution was first coined by John Hampden in 1689. जो जॉन हैम्पडेन था, ठीक है, उसने ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा। जो कैथलिक थे उसको वो लोग बोलते थे रिवॉल्यूशन ऑफ 88। उसके बाद जो विंग्स हिस्टोरियन प्रिफर्ड एज अ प्रेजेस ऑफ ब्लड रेस, कोई उसको रिवॉल्यूशन ऑफ 88 बोलता है, कोई ब्लड रेस रिवॉल्यूशन कोई बोलता है, कोई ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बोलता है, तो कोई इंग्लैंड का भी रिवॉल्यूशन बोलता है। तो ये सारी जो बात हुई वो है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। Thank you so much and have a nice day.